हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो हेलो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर एंड किया था, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। तो किसी भी जगह का जो मौसम होता है उसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, कहाँ से मौसम में चेंजेस जो आते हैं। किसी जगह में ठंडा मौसम है, बारिश हो जाता है, या कहीं आंधी आ गया, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? मेन चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वहाँ का टेम्परेचर, कि वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है या मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है ना, ये भी हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कल, तो ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी जगह का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है या सबसे कम टेम्परेचर, उसी के जो चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होते हैं, उसी की वजह से किसी भी जगह का वेदर जो है चेंज होता रहता है। जैसे कि किसी भी दिन का, जैसे मैंने कल बताया था वीडियो में, कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है उस समय सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर। किसी भी दिन का दोपहर के समय 12 से 1 बजे का जो समय है उस समय टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। और सबसे लो कब होता है? जब 4 बजे से 5 बजे सुबह भोर में, वो जो उस समय का जो टेम्परेचर होता है सबसे लो होता है। तो जितना ज़्यादा चेंजेस होते हैं इस टेम्परेचर में, मैक्सिमम टेम्परेचर में, मिनिमम टेम्परेचर में, उसी की वजह से मौसम में परिवर्तन होता है किसी भी जगह के। ठीक है ना, और मौसम लगातार बदलता रहता है। हो सकता है कुछ घंटों में बदल जाए, आंधी आ जाए, या कुछ घंटों में बारिश हो, फिर धूप निकल आए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। तो किसी भी जगह के मौसम का जो चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वहाँ के तापमान पे या टेम्परेचर पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये तो हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया था। ये ब्लू बॉक्स में दिया हुआ कंटेंट है, इसको समझ लेते हैं क्या है इसमें। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। सारे जो मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं वो टेम्परेचर से होते हैं, और टेम्परेचर का सीधे कनेक्शन किससे है? सनलाइट से या सन से। सन से हमको क्या मिलता है? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ठीक है ना, उससे गर्मी मिलती है। और जब गर्मी मिलेगी तो कोई धरती का कोई जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, कोई जगह पे अगर सनलाइट पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो ठंडा हो जाएगा। और इसी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से किसी भी जगह का मौसम परिवर्तित होता है या चेंज होता रहता है। द सन इज ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं लोअर क्लासेस से कि सन जो है गैसेस का गोला है, मतलब बहुत सारी गैसेस हैं, उनका गोला है, मतलब स्फीयर शेप का है, गोले आकार का है। और कौन सी गैसेस होती हैं सन में? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिक्सचर होता है सन में, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और उसी हीट से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज। हमारे धरती से, हमारे पृथ्वी से, अर्थ से सन का दूरी बहुत ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। फिर भी सन का एनर्जी ही सबसे अल्टीमेट और मेन एनर्जी है हमारे अर्थ पर। भले वो उतना दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर है सन, फिर भी उसी की लाइट से, उसी की एनर्जी से सारा हमारा पृथ्वी चल रहा है। हमारे अंदर जो एनर्जी है, या प्लांट के अंदर है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है, वो सन का ही एनर्जी है। ठीक ना, तो उतना दूर होने के बाद भी सन का कितना इफेक्ट है वो हम लोग समझ सकते हैं। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर। तो सन एक तरह से क्या हो गया? एक प्राइमरी सोर्स हो गया, सबसे मुख्य एनर्जी का स्रोत हो गया। वहीं से हमको ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और जिसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं किसमें? मौसम में। मौसम में जो चेंजेस होते हैं उसी की वजह से होती हैं। और सन का जो लाइट हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के एक हिस्से में पड़ेगा तो दूसरे हिस्से पर नहीं पड़ेगा, तो उसकी वजह से पृथ्वी के सतह पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करता है अलग अलग तरह का मौसम अलग अलग धरती के जगहों पर। Energy absorbed and reflected by the Earth's surface, ocean and the atmosphere play important role in determining the weather at any place. तो जो सन का लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे अर्थ के द्वारा, या फिर ओशियन के द्वारा, समुद्र के द्वारा, महासागर के द्वारा, या हमारे एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, वो जो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी से किसी भी जगह का वेदर डिसाइड होता है। ठीक ना, कि वहाँ पे किसी पार्टिकुलर जगह पे सनलाइट कितना एब्जॉर्ब हुआ धरती में, कितना वहाँ के आसपास के जो नदियाँ हैं, तालाब है, रिवर है, उसमें एब्जॉर्ब हुआ,
और कितना वहाँ के एयर में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया सन का, उसके ऊपर ही पूरा डिपेंड रहता है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं, आपका घर समुद्र के किनारे है, यू वुड हैव रियलाइज दैट वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लेस इन अ डिजर्ट और नियर अ माउंटेन। तो आप महसूस करेंगे कि समुद्र के पास जो आपका घर है और अगर आप कहीं और जाकर रहते हैं, जैसे कि कहीं रेगिस्तान में, डिजर्ट वाले एरिया में, सूखे जगह पर, या फिर कोई माउंटेन वाले रीजन पे, तो कम्प्लीटली आपको डिफरेंट फील होगा। वहाँ के हवा में जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, यहाँ या फिर वहाँ पर जो हीट है, टेम्परेचर है, वो काफ़ी डिफरेंट मिलेगा आपको अलग अलग जगह पर, ठीक ना। तो ये इसी वजह से होता है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ के आसपास के चीज़ों के द्वारा, पानी के द्वारा, पहाड़ों, पेड़ों के द्वारा, उस पर डिपेंड करता है कि उस पार्टिकुलर जगह का टेम्परेचर या मौसम कैसा होगा, ठीक ना। तो ये रीजन है और सन के बारे में इसमें बताया गया है कि अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है। अब अगला थोड़ा सा समझ लेते हैं और व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय क्या है। यू नो दैट इन विंटर इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। जैसा कि आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि विंटर के, जाड़े के समय में जब सर्दियां पड़ती हैं तो उस समय जो विंटर मतलब सनसेट जो होता है, सूर्य अस्त बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी 4 या 5 बजे अंधेरा जैसा हो जाता है। एंड यू डोंट गेट, और आपको समय नहीं मिल पाता है कि आप खेल पाएँ क्योंकि अंधेरा हो जाता है। आर द डे शॉर्टर इन विंटर देन इन समर। क्या दिन जो होते हैं छोटे हो जाते हैं विंटर के समय में, गर्मियों के कंपैरिजन में क्या दिन छोटे हो जाते हैं विंटर में? ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि इतना जल्दी अंधेरा हो रहा है, यानी कि जाड़ों में दिन छोटे हो रहे हैं और गर्मियों में बड़े होते हैं। क्योंकि अभी आप जैसे समर सीजन चल रहा है, ऑलमोस्ट मानसून आ गया है, तो आप देखते होंगे कि अंधेरा होते होते काफ़ी टाइम हो जाता है, 6:30 या 7 बज जाते हैं। तो अभी तो 7 बजे तक लगभग अंधेरा होता है, जबकि जाड़ों में 4-5 बजे ही हो जाता है। तो रीजन क्या है? ट्राई टू फाइंड आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो ये बोला है कि आपके चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट दिया गया है, तो ये सब सारी चीज़ों को आप जांचिए, पड़तालिए, पता करिए कि आखिर ये जाड़े में या सर्दियों में इतना जल्दी अंधेरा क्यों हो जाता है। क्या उसका दिन छोटा होता है गर्मियों के कंपैरिजन में? तो वो हम लोग अभी ये टॉपिक छोड़ देते हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क पढ़िए। इसको लाइव क्लास में कल हम लोग मतलब आज ही डिस्कस किया जाएगा और फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा। फिलहाल आप अपने तरफ से ये आंसर इसके लिख सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है, सर्दियों में शाम या अंधेरा क्यों जल्दी हो जाता है जबकि गर्मियों में नहीं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लाइमेट। क्लाइमेट तो वेदर मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट मतलब होता है एक, और इसको भी कह सकते हैं मौसम ही, लेकिन ये जो मौसम होता है लंबे समय तक होता है। अब ये डिफरेंस हम लोग को जानना है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। अभी हम लोग पढ़े थे वेदर और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वेदर जो होता है ये थोड़े समय के लिए होता है और एक छोटे से एरिया में होता है, ठीक है। इसमें परिवर्तन या चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं वेदर में। जैसे कि सुबह धूप हुआ, अचानक से बादल आ गए, टेम्परेचर वगैरह चेंज हो गया और शाम होते होते बारिश होने लगी, फिर कुछ मिनटों बाद बारिश थम गई और फिर से धूप निकल गया। तो ऐसा जो बहुत तेज़ी से चेंजेस होता है हमारे आसपास के वातावरण में, उसको वेदर बोलते हैं और एक छोटे एरिया पे होता है। जबकि क्लाइमेट जो होता है एक बड़े एरिया पे रहता है और ये लंबे समय तक एक जैसा ही बना रहता है, ठीक है। इसमें चेंजेस इतने फास्ट नहीं होते। जैसे कि हम लोग जम्मू कश्मीर का नाम लेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि जम्मू कश्मीर तो बहुत ठंडा होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा आपके माइंड में आएगा। तो इसका सीधा अर्थ है कि क्लाइमेट एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो मौसम है लंबे समय तक, कई सालों तक, 20-25 सालों तक एक जैसा ही रहे। जैसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड क्लाइमेट, जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है। और इटावा का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है या फिर मॉडरेट है, यानी लगभग गर्म या ठंडा के बीच में है ना। तो क्लाइमेट लंबे समय तक होता है और बड़े क्षेत्र में होता है,
जबकि वेदर जो होता है हर जगह का चेंज होता है, पर डे या कुछ घंटों में ही चेंज होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेटेरोलॉजिस्ट का मतलब होता है मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, जो मौसम की जानकारी स्टडी करते हैं, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको मेटेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, हर दिन मौसम का वो डाटा कलेक्ट करते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड, तो ऐसे ही कई दशकों का, यानी मतलब 40-50 साल, 100 साल, 200 साल, जब से भी सारे इंस्ट्रूमेंट बने हैं जो मौसम की जानकारी को चेक करते हैं, उसका डाटा लेते हैं, तब से सारे रिकॉर्ड संभाल के रखे गए हैं कंप्यूटर में। तो हम लोग पुराने 100 साल, पिछले 50 साल पुराना डाटा या 10 साल पुराना डाटा सारा हम लोग देख सकते हैं किसी भी जगह का, कि इस पार्टिकुलर जगह का कितना कैसा वेदर रहा है, और उस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ का वेदर लगभग ठंडा रहता है, यानी लंबे समय से ठंडा रह रहा है, इसलिए उसको वेदर न बोल के क्या बोलेंगे, क्लाइमेट, क्योंकि वो हमेशा परमानेंट एक जैसा ही वहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो ये सब हम लोग डाटा के बेसिस पे देख सकते हैं, जो पुराना डाटा हम लोग को मिलता है, जो पहले से बना आ रहा है सदियों से। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस, ये इससे हमको हेल्प मिलता है कि हम लोग किसी भी जगह का मौसम अच्छे से बता पाएँ कि वहाँ का वेदर कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी एक एवरेज वेदर, एक किसी जगह का 20-25 साल का डाटा हम लोग लेंगे कि 20-25 साल में उस वहाँ का वेदर कैसा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। यानी 20-25 साल में उसमें कोई परिवर्तन ना हो, एक जैसा ही बस वेदर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। जबकि एक्चुअल जो वेदर होता है वो हर घंटे या हर दिन बदलता है, लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो 20-25 साल या उससे भी ज़्यादा सालों तक एक जैसा ही बना रहता है। तो ये इसमें लिखा है। उसके आगे हम लोग एक क्या दिया हुआ है, इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर किसी जगह का टेम्परेचर, हम लोग हाई मतलब बहुत ज़्यादा पाते हैं, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट, ठीक ना। कहीं पे हम लोग को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा महसूस होता है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्म है। और इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल, और कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो ऑन मोस्ट ऑफ द डे इन द सेम प्लेस, देन वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट, यानी कोई ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है, तो उस जगह के क्लाइमेट को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉट एंड वेट। वेट मतलब गीला और हॉट मतलब गर्म, यानी टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है। और केवल ऐसा जगह जैसे रेगिस्तान होता है, डिजर्ट होता है, वहाँ पे केवल हॉटनेस और बारिश तो होती नहीं है या बहुत ही कम होती है, तो वहाँ के क्लाइमेट को हॉट बोलेंगे। लेकिन अगर हिली एरिया में जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ के क्लाइमेट को क्या बोलेंगे, कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी नीचे रहता है, डाउन रहता है, इसलिए हमको ठंडी महसूस होती है। तो ठंडा महसूस हो रहा है, यानी वहाँ का क्लाइमेट कई सालों से ठंडा ही है, दैट्स वाई उसको हम लोग कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन बोलेंगे, ठीक ना। अब ये क्या दिया हुआ है, टेबल कहाँ दिया है, अच्छा नीचे दिया हुआ है। अभी आते हैं हम लोग इस पे, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर टेबल को देखते हैं। तो दो टेबल नीचे बने हुए हैं, अभी मैं इसको दिखाता हूँ, 7.2 और 7.3। इसमें दिया क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ 2 प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया के 2 जगह पर क्लाइमेट का कंडीशन बताया गया है, 2 अलग अलग जगह हैं, कोई सिटी होंगी, उसका क्लाइमेट कंडीशन बताया गया है। द मीन टेम्परेचर फॉर अ मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स। जो ओवरऑल मीन एवरेज टेम्परेचर, मीन मतलब होता है एवरेज, यानी एक मॉडरेट टेम्परेचर जो महीने भर का है, वो 2 स्टेप में दिखाया गया उसमें। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पूरे महीने भर का, एक पार्टिकुलर जगह का एक पूरे महीने का टेम्परेचर निकालेंगे और उसका एवरेज करेंगे, है ना। हर दिन का मतलब आज 10 डिग्री है, कल 20 डिग्री है, तो इस तरह से हर दिन का टेम्परेचर नोट करेंगे और सारे वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे। जैसा कि हम मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि सारे वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे अपॉन जितने महीने में जितने दिन होते हैं उससे डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए 30 दिन का महीना है
तो 30 से डिवाइड करेंगे, सारे टेम्परेचर को ऐड कर लेंगे, तो ओवरऑल आपको एवरेज टेम्परेचर पता चल जाएगा कि इस पार्टिकुलर जगह का, इस डिस्ट्रिक्ट का, इस सिटी का इतना एवरेज टेम्परेचर है इस महीने का, जिस महीने का आप कर रहे हैं, है ना। तो वो करेंगे आप। उसके बाद सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर। फिर एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, ऐसे एक महीने का जैसे हम लोग एवरेज निकालें टेम्परेचर का, वैसे कई सालों का उसका एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे कि पिछले 10 साल या 20 साल से वहाँ का टेम्परेचर उस जगह का कितना रहा है, उसका भी एवरेज निकालेंगे और फिर उससे मैच कराएंगे कि कितना उसमें क्लोजनेस है, कितना पास में वैल्यू आ रहा है या कितना डिफरेंस है ना। फिर ये होगा दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, और उससे हमको एक ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर उस जगह का मिल जाएगा, लेटेस्ट भी मिल जाएगा और 20-25 साल पुराना भी मिल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर जो नीचे टेबल बने हुए हैं वहाँ पे 2 शहरों का दिया हुआ डाटा, एक है श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर हम लोग जानते हैं एक हिली एरिया है, यानी वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है ना। और दूसरा जगह जो लिया गया है तिरुवनंतपुरम सिटी है, एक श्रीनगर सिटी होगा जम्मू कश्मीर स्टेट का और दूसरा तिरुवनंतपुरम जो केरला का एक छोटा सा सिटी है जो समुद्र के किनारे है, कोस्टल एरिया पे है। तो इन दोनों सिटी का डाटा दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप डाटा देख पा रहे होंगे, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। जैसे श्रीनगर का देखिए दिया हुआ है टेबल 7.2 में, मंथ जो है जनवरी है, जनवरी का टेम्परेचर क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। हर दिन का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा। मिनिमम कब होता है, सुबह के समय, भोर के समय, और मैक्सिमम कब होता है, दोपहर 12 से 1 बजे के समय। तो जनवरी महीने में श्रीनगर का डाटा दिया है, कोई किसी ईयर का होगा, इसमें ईयर नहीं लिखा है, -2.3 डिग्री, क्योंकि जाड़े के समय होता है, सर्दी का उस समय टेम्परेचर काफ़ी लो चला जाता है। तो मिनिमम इतना है, मैक्सिमम 4 डिग्री के आसपास, 4.7 डिग्री। इसी तरह फरवरी का दिया है, फरवरी में क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस में कम हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ने लगा, यहाँ भी मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ गया। मार्च में काफ़ी बढ़ गया, 3 डिग्री हो गया, फिर भी कोल्ड है क्लाइमेट। फिर ओवरऑल जून, जुलाई, जून में भी देखिए 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि मतलब उसमें गर्मी आपको लगेगा नहीं। अभी यहाँ इटावा में जो टेम्परेचर चल रहा है वो 35 डिग्री या उससे ऊपर है, और उसके कंपेरिजन में अगर आप 14 डिग्री को देखेंगे तो वो तो मतलब इतना सुहावना मौसम रहेगा कि ऑलमोस्ट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पंखे भी चलाने नहीं पड़ेंगे। ये 14 डिग्री जो होता है हम लोग के यहाँ तो जो सर्दी पड़ती है तब वैसा होता है। तो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, समर सीजन आ जाता है, वो जो उस समय जो टेम्परेचर हमारे यहाँ होता है 35 से 40 डिग्री एवरेज हो जाता है, वो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर सिटी में उससे आधा भी नहीं रहता है, काफ़ी कम रहता है। तो ओवरऑल टेम्परेचर को देख करके हम बता सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है, ठीक है, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर काफ़ी कम है रूम टेम्परेचर से। अब रूम टेम्परेचर क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। ये देखिए ओवरऑल टेम्परेचर जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम 30 डिग्री गया है, और 30 डिग्री को अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर बोला जाता है, यानी एक रूम का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। इसी को रूम टेम्परेचर बोला जाता है साइंस के भाषा में। तो मैक्सिमम इसका 30 डिग्री जा रहा है, यानी 30 डिग्री यानी कंफर्टेबल टेम्परेचर है। बहुत रेयर केस में जाएगा, जुलाई के महीने में थोड़ा जाता है, अदरवाइज इसका श्रीनगर सिटी का टेम्परेचर लो ही है, और लो है इसलिए इसको कोल्ड क्लाइमेट बोला जाता है, ठीक। और इसका साइड में रेनफॉल का दिया है, उसको भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग तिरुवनंतपुरम का देखते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन है। दूसरा सिटी केरला का जो राजधानी है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, उसका दिया है जनवरी में 22 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम 31.5 डिग्री, यानी जनवरी जब सर्दी पड़ती है हमारे यहाँ, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है देखा जाए तो। फरवरी में और बढ़ गया, मार्च में और देखते देखते जून में आकर के, जून में थोड़ा सा डाउन हो गया, जो उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ जून में तो टेम्परेचर हाई हो जाता है क्योंकि हमारा ऐसा क्लाइमेट नहीं है, हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा मॉडरेट है। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेट है
ये क्योंकि कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे ये सिटी है, तो वहाँ के समुद्र की जो पानी है वो सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ हीट उस समय कम पड़ता है जब हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ता है ना। तो ओवरऑल इसका क्लाइमेट कंडीशन हॉट एंड वेट है। बारिश भी यहाँ ज़्यादा होती है केरला में, समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, और टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। ठीक, अब रेनफॉल का देखा जाए दोनों शहरों में कि बारिश कितनी हो रही है ओवरऑल, हर महीने का देखा जाए तो 57 मिलीमीटर या 23 मिलीमीटर यहाँ बारिश जनवरी में ज़्यादा हो रही जम्मू कश्मीर में, मतलब श्रीनगर में, और यहाँ पर अगर देखा जाए तिरुवनंतपुरम में जनवरी में काफ़ी कम हो रही है। और ओवरऑल श्रीनगर का अगर ऊपर से नीचे तक हर महीने का अगर डाटा देखें तो बारिश मैक्सिमम 99 मिलीमीटर जा रही है, जो कि ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं। लेकिन केरला में बारिश सबसे पहले होती है, हमारे इंडिया में सबसे पहले मानसून जो है केरला में ही आता है। तो आप देखेंगे कि मई, अप्रैल या मई से बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और जून में सबसे ज़्यादा है। जून में सबसे पहले जो मानसून वेव्स होती हैं, मानसून की जो लहरें होती हैं, मानसून की हवाएं, सॉरी मानसून एयर जो होता है, मानसून विंड बोला जाता है एक्चुअली, मानसून विंड। मानसून विंड मतलब ऐसी ठंडी हवाएं जो बारिश लेकर के आती हैं। तो सबसे पहले वो तिरुवनंतपुरम केरला की तरफ बारिश होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। देखिए 321 मिलीमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा बारिश है, मूसलाधार बारिश जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है। तो यानी यहाँ पर श्रीनगर में कोल्ड क्लाइमेट है, टेम्परेचर लो रहता है और रेनफॉल एवरेज होता है। लेकिन तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर काफ़ी लो तो कभी नहीं जाता है, एवरेज रहता है या हाई रहता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक हॉट क्लाइमेट रहता है और बारिश काफ़ी होती है, तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो इस डाटा से हम लोग को ये क्लियर हो गया। ये सारे डाटा जो हैं पुराने रिकॉर्ड से लिए गए हैं और आपके बुक में प्रिंट किए गए हैं। देन अब आते हैं, थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ में और क्या दिया है, टेबल में क्या समझाया। बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन इजिली सी द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड द केरला। तो टेबल को देखकर हम लोग इजिली बता सकते हैं कि केरला और जो श्रीनगर या जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उनके क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, टेम्परेचर में और रेनफॉल दोनों में। बारिश भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है और साथ में वहाँ के टेम्परेचर में। वी कैन सी दैट केरला इज हॉट एंड वेट। हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि केरला बहुत हॉट है, वहाँ टेम्परेचर अक्सर हाई रहता है और साथ में वेट है, यानी बारिश भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। जबकि उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग जम्मू कश्मीर को देखें या श्रीनगर सिटी को देखें तो वहाँ पे मॉडरेटली हॉट, मतलब लगभग थोड़ा मोड़ा हॉट रहता है, अदरवाइज कोल्ड रहता है। यहाँ टेम्परेचर लो ही रहता है, यानी कोल्ड क्लाइमेट रहता है, और वेट क्लाइमेट यानी बारिश भी एवरेज होती है, बहुत ज़्यादा कम बारिश नहीं होती। तो एक तरह से कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट यहाँ का है जम्मू कश्मीर का। अधिकतर साल के अधिकतर दिन में ऐसा ही मौसम पाया जाता है, ऐसा ही क्लाइमेट पाया जाता है इन दो शहरों में। ठीक है, तो इन दो शहरों के स्टडी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस होते हैं। इस तरह से आप हमारे कंट्री के और सिटीज़ जो हैं उसके बारे में भी देख सकते हैं कि किस तरह क्लाइमेट और वेदर चेंज होता रहता है। अब आते हैं हम लोग सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल राजस्थान विल शो दैट टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो अगर राजस्थान का डाटा हम लोग देखें, राजस्थान राज्य में अगर जाएं तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और मानसून या बारिश बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। तो ओवरऑल उसको बोल सकते हैं कि हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पर। वहाँ वेट क्लाइमेट नहीं बोल सकते, केवल हॉट, क्योंकि बारिश ना के बराबर होती है या नहीं होती है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। और लेकिन विंटर के समय में इसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि वहाँ बालू है, सैंड है, और सैंड क्या करता है, हीट बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है और बहुत तेज़ी से हीट फिर रिफ्लेक्ट भी कर देता है। इसलिए जो अगर राजस्थान में जो सैंडी एरिया है, बालू वाला रेगिस्तान है, उसमें रात के समय में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। जितना भी हीट दिन भर में सन का पड़ता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है सारा हीट वापस निकल जाता है और बालू जो होता है, सैंड, एकदम ठंडा हो जाता है। और उसी का इफेक्ट दिखता है जाड़े के दिनों में। सर्दी के दिनों में
जो ये राजस्थान का एरिया है, जो रेगिस्तानी एरिया है, सैंड वाला एरिया है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर लो हो जाता है क्योंकि वहाँ हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होता नहीं है सैंड में। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है राजस्थान में। दिस इज द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट, और ये टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट यहाँ पर है, ठीक है। यानी एक डिजर्ट रेगिस्तानी टाइप का क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। रेगिस्तानी का मतलब यानी ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे न बारिश ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी हमेशा अक्सर हाई रहे, कभी कभी लो होता है, वो भी केवल विंटर के 1-2 महीने में। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, इसलिए ओवरऑल राजस्थान का जो क्लाइमेट क्या है, हॉट एंड ड्राई, यानी टेम्परेचर हाई और बारिश बहुत ही कम या ना के बराबर, इसलिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है हमारा राजस्थान राज्य का। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट of India receives rain for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of the northeast is wet. नॉर्थ ईस्ट पार्ट का मतलब है कि हमारे भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो राइट साइड में बंगाल, आसाम, मणिपुर, मेघालय और क्या होता है, बहुत सारे और राज्य हैं, 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है, जिसमें आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर में नहीं है लेकिन वो भी उधर ही नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो और जो भी राज्य हैं 7 छोटे छोटे, और उन सब में बारिश लगभग साल भर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन सातों राज्यों का क्लाइमेट जो है वो वेट है क्योंकि अक्सर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा होती है बारिश। मेघालय है उसमें, ठीक ना। तो उन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स बोला जाता है, 7 सिस्टर्स। तो और वो सारे 7 राज्य मिल करके हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बनाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बनाते हैं, और उनमें सारे राज्यों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, साल भर होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय राज्य जो है, मेघालय जो स्टेट है उसमें एक सिटी है, मतलब टाउन या गांव बोल सकते हैं, जिसका नाम है मॉनसिन राम। इसका नाम मॉनसिन राम, इसका स्पेलिंग शायद सही ना हो, इसको चेक कर लीजिएगा। मॉनसिन राम नाम का एक जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में, ये रिकॉर्ड है इसका, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने वाला जगह है मेघालय का एक छोटा सा जगह मॉनसिन राम। इसका स्पेलिंग गड़बड़ है, आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। मॉनसून राम, पहले इसके पहले था चेरापूंजी, ये भी मेघालय में ही एक छोटा सा जगह था, लेकिन चेरापूंजी से भी ज़्यादा बारिश अब कहाँ पे होती है, मॉनसून राम में, इसलिए दुनिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला जगह मॉनसून राम है। तो इसलिए अधिक बारिश होने की वजह से उस नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट के क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, वेट क्लाइमेट बोला जाता है, गीला, यानी अधिकतर समय गीला ही रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन कि क्लाइमेट कैसा है, कहाँ वहाँ किसी भी जगह का लंबे समय तक का वेदर कैसा है, और वहाँ पर एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन टर्म क्या है वो हम लोग समझेंगे बारी बारी से। क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जगह का जो वातावरण होता है या मौसम होता है लंबे समय तक वहाँ की चीज़ों पर अफेक्ट डालता है, चाहे वहाँ के पेड़ पौधे हों, एनिमल हो, वो वहाँ के सारे लिविंग बींग्स पे अफेक्ट करता है, ठीक ना। तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि अगर कोई कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ पे जो एनिमल रहेंगे वो भी कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही रहने वाले रहेंगे, जैसे कि पोलर बियर है ना, जो ठंडे जगह पर रहता है वहाँ का कोल्ड क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है। तो इस तरह से क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा रोल है वहाँ के जीव जंतुओं पर, वो हम लोग आगे अभी समझते हैं। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, जो एनिमल और प्लांट हैं वो जहाँ पे रहते हैं वहीं पर अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो हम लोग को अपने घर में रहने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन अगर हम लोग किसी अनजाने घर में जाएंगे तो वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाते, थोड़ा सा हम लोग घबराए से रहते हैं क्योंकि फ्रीली कुछ कर नहीं पाते हैं, वहाँ पे हमको अडेप्ट होने में समय लगता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो एनिमल का अपना जो
एक क्षेत्र है जहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं, वो कुछ कंडीशन को अडेप्ट कर लेते हैं और फिर लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। और जो एनिमल उस कंडीशन को अडेप्ट नहीं करते हैं, उसको ढालते नहीं हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना भी ज़रूरी है अगर आपको सर्वाइव करना है लंबे समय तक। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आगे हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess a special feature to protect themselves against the extreme cold or heat। कोई अगर जानवर है जो बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे रह रहा है या बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रह रहा है, तो उसमें क्या करना होगा उसको कि उसके पास कुछ ऐसे फीचर होंगे उसके बॉडी पर, नेचर ने उसको दिया होगा, प्रकृति ने, कि वो इतने ज़्यादा ठंडी को या इतने ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सके, है ना। तो इस प्रकार के फीचर उसको नेचर ने दिए होंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6। क्लास 6 में चैप्टर 9 आप पढ़े होंगे, सॉरी हाँ, क्लास 6 का चैप्टर 9 अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें एडेप्टेशन का डेफिनेशन बताया गया था। एडेप्टेशन मीन्स टू अडेप्ट टू ए पार्टिकुलर और न्यू एटमॉस्फेयर, एक नए वातावरण में अपने आप को ढाल लेना, ठीक ना, उसी को एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे कि आप हमेशा गर्म जगह पर रहने के लिए मतलब रहते रहे हैं, लेकिन आपको ठंडे जगह पर रहना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा ताकि आपको ठंडी ना लगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने आप पे ट्राई करेंगे तभी आप उस ठंडे जगह पर रह पाएंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं ट्राई करेंगे तो आपका वहाँ पे रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वही है कि एडेप्टेशन मतलब कुछ एक नए जगह पर जाकर अपने आप को ढालना उस सिचुएशन के हिसाब से। फीचर एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो जो भी फीचर्स होते हैं किसी भी एनिमल में कि वो किसी जगह पर रह सकते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग ढल सकते हैं, उसके अपने वातावरण के हिसाब से ढल सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, इवोल्यूशन पे। कैसे वो इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन का मतलब होता है धीरे धीरे एक प्रोसेस जिसमें चेंजेस होते जाता है। जैसे एडेप्टेशन है, तुरंत आप जाके अडेप्ट नहीं कर लेंगे। जैसे हम भी यहाँ पे हमारा शहर है वहाँ रहते हैं, काफ़ी लगभग मॉडरेट टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर रहता है। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर जाएँ अचानक से, तो हम लोग जाएंगे तो हम लोग को कोल्ड कफ हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा और कुछ दिन हमको लगेंगे वहाँ पे ढलने में। ये नहीं कि तुरंत जाते एकदम हीरो की तरह एंट्री किए और कुछ होगा नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी, मतलब कोई वायरल इन्फेक्शन या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज करने पे आपके बॉडी में भी चेंजेस थोड़े से आते हैं, तो उसके लिए बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हल्की फुल्की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो वही इसमें बोल रहा है कि इवोल्यूशन यानी जो एडेप्टेशन है धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, अचानक से नहीं हो जाती है। धीरे धीरे ढालेंगे तो अपने आप को उस जगह पे लंबे समय तक बचा सकते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है। फिर चैप्टर 9 you will learn about the effect of weather and climate soil on soil। इसी बुक के चैप्टर 9 में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि वेदर का क्या इफेक्ट होता है एंड क्लाइमेट ऑन सॉयल। वेदर और क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है मिट्टी पर, मिट्टी पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, जो अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है उस पर किसी जगह के मौसम का क्या प्रभाव होता है, ये सब सारा चीज़ आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। इस चैप्टर में हम लोग क्या केवल डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल ओनली। यहाँ पर हम लोग किसी भी जगह के मौसम का प्रभाव वहाँ के जंतुओं पे पढ़ेंगे। बाकी मौसम का प्रभाव जो मिट्टी पे पड़ना है वो चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो मेन फोकस हमारा यही है कि एनिमल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी जगह के क्लाइमेट का। इन क्लास 6 यू हैव रेड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। जैसा कि क्लास 6 में आप पढ़े होंगे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग तरह के क्लाइमेट में अडेप्ट करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन एनिमल टू क्लाइमेट कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे इस बुक में मतलब इस चैप्टर में हम लोग केवल 2 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी कंडीशन है,
कि पोलर रीजन यानी जो हमारे धरती का सबसे ठंडा क्षेत्र है पोलर रीजन, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है, जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ से ढका रहता है पूरे साल भर, उस रीजन में एनिमल कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को ढालते हैं उस ठंडे, सबसे ज़्यादा ठंडे जगह क्लाइमेट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में दूसरा जो कंडीशन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसा फॉरेस्ट जिसमें लगातार बारिश होती जाए, मतलब सालाना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसलिए ये फॉरेस्ट जो रहता है हमेशा हरा भरा रहता है, कभी भी इसमें सूखा पड़ता नहीं है या फिर इसमें कुछ लॉस नहीं होता है। दो कंडीशन, एक तो पोलर कंडीशन, पोलर कंडीशन में कैसे आप एनिमल अपने आप को ढालेंगे, अडेप्ट करेंगे, और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसमें कैसे यहाँ पे कैसे एनिमल रह के अपने आप को ढालेंगे, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। एज पोलर हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम ही है पोलर, पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब हमारे धरती का पोल, एक मतलब एक कोना, कोना बोल सकते हैं, एक छोर। जैसे हमारा अर्थ है, मान लेते हैं एक सर्कुलर शेप का है, इसके दो पोल हैं, एक ऊपर की तरफ जो नॉर्थ पोल है, NP लिख सकते हैं उसको, और एक नीचे की तरफ जो साउथ पोल है, SP लिख सकते हैं इसको। तो पोलर रीजन जहाँ पे सन का लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता है, और जब सन का लाइट नहीं पड़ेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, पोलर रीजन, तो इसलिए इसका नाम पोलर रीजन पड़ा है, क्योंकि ये पोल एक छोर पर है, दो एंड है, अर्थ के दो एंड, एक नॉर्थ एंड है, साउथ एंड कह सकते हैं, ठीक, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। Some well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska, in USA and Siberian region of Russia। ये कुछ कंट्रीज के नाम लिखे हैं जो पोलर रीजन के आसपास हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या नाम है, कनाडा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का, ठीक है ना। ये ग्रीनलैंड जो है ये किस देश के अधिकार में है, किसका कंट्रोल है, डेनमार्क का। तो कहीं पर कभी कभी ग्रीनलैंड को डेनमार्क में लिखा जाता है। तो कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, अलास्का जो है अमेरिका का ही एक राज्य है, ठीक है, स्टेट है। तो ये अलास्का जो है एक राज्य, इसको अमेरिका ने रशिया से खरीदा था, कई करोड़ों अरबों रुपए में दे करके इस राज्य को खरीद लिया था और अपने मिला लिया। तो ये सब सारे जो, और एक साइबेरिया क्षेत्र है जो दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है, ये सारे जो है पोलर रीजन के आसपास के देश हैं, ठीक। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। अब ये सारे ठंडे देश हैं, तो यहाँ पर जो एनिमल पाए जाएंगे वो इसी तरह की कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करने वाले होंगे। जैसे यहाँ दिया एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो मतलब सदाबहार, मतलब हमेशा बारिश जिसमें होती है, हरा भरा जो जंगल है, वो उस तरह के रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाए जाते हैं जो अफ्रीका में है, केन्या में, ये भी अफ्रीका में, युगांडा, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एंड नाइजीरिया, ये भी अफ्रीका में, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया और कुछ एशियन कंट्री में पाया जाता है, जैसे इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, और उसके बाद अधिकतर कंट्री अफ्रीकन है, अफ्रीका के महाद्वीप में ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये यहाँ पे केवल कुछ देशों का नाम लिखा गया है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इस रीजन में, इस जोन में पाए जाते हैं। फिलहाल आपको समझने के लिए केवल कुछ देशों का ही नाम बताया गया है, ठीक, क्योंकि लिस्ट काफ़ी बड़ी है। अब एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन इन द ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। तो कह रहा है कि आप एक मैप मतलब लीजिए, या बना सकते हैं तो बनाइए पूरे वर्ल्ड का, और उस पर मार्क करिए पोलर रीजन को ब्लू से, मतलब जो पोल रीजन है जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है उसको ब्लू इंक से मार्क करिए मैप लेकर के वर्ल्ड का, और जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे रेड पेन से मार्क करिए। तो ये करके आप मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री किस जोन में आती है, कौन सा पोलर जोन में आता है, कौन सा
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोन में आता है, ठीक ना। इस तरह से आप मैप की हेल्प से मैप खरीद सकते हैं मार्केट से और उस पर मार्किंग करके आप लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री किस जोन में आते हैं, और आपको लर्न भी हो जाएगा सारी चीज़ें लाइफ टाइम तक अगर ये एक्टिविटी आप करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इस पोलर रीजन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एंड करते हैं वीडियो। द पोलर रीजन रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। These regions are covered with snow and it is very cold for most of the year. पोलर रीजन जो होता है बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मतलब बहुत ही कठोर क्लाइमेट है। कठोर का मतलब क्या है कि बहुत इजी, उसको झेलना आसान नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है और लगभग साल भर कोई भी महीना रहे बर्फ से ढका रहता है पूरा इसका धरती, कभी इसका मिट्टी दिखता नहीं है, पूरा बर्फ से ही ढका रहता है साल भर। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पर पूरे साल भर। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट। यहाँ पर 6 महीने तो सनसेट होता ही नहीं है, सूर्योदय रहता है, लगातार सन दिखता है, और अगले 6 महीने केवल रात ही रात रहता है। तो उसी का प्रभाव है कि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ना। तो 6 months सनसेट नहीं होता है, मतलब 6 महीने यहाँ पे दिन ही रहता है 24 घंटे, और अगले 6 महीने यहाँ पर केवल रात ही रात रहता है पोलर रीजन पे। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। विंटर के समय में यहाँ पे टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन, जो कि किसी को झेलने के लिए मुश्किल ही है, नहीं नामुमकिन है। तो देखते हैं कौन कौन से एनिमल हैं जो इस टेम्परेचर को भी झेल पाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशन। जो भी एनिमल यहाँ रहते हैं वो इस तरह के टेम्परेचर के आदी हो गए, मतलब अपने आप को इसमें ढाल लिए हैं। और कैसे ढाल लिए हैं? क्योंकि नेचर ने उनको कुछ ऐसा उनके बॉडी में फीचर्स दिया जिससे वो इस ठंडी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे कि लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर। तो जैसे एग्जांपल में दिया है पोलर बियर और पेंगुइन, इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से ये अपने आप को इस एक्सट्रीम या बहुत ज़्यादा भयंकर ठंडी से अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल तक यहीं पढ़ते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से पोलर बियर और पेंगुइन अपने आप को ठंडी से बचाते हैं। ओके, थैंक यू।